हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सारा देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग जल्दी जल्दी में निकलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखते हुए। क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी ऑर्डिनरी लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट कहने का मतलब जो कभी भी लाइट के ट्रेंडम घूम रहा होगा, उसको हम लोग निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं। निकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे, निकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे तो मेरा पीपीएल बनता है। पीपीएल कहने का मतलब हो गया कि सारा लाइट एक प्लेन में वाइब्रेट करने लगेगा। सारा लाइट एक प्लेन में वाइब्रेट करने लगेगा, मतलब ये सारा का सारा लाइट ऐसा हो जाएगा और एक जगह असेंबल हो जाएगा। सारा का सारा लाइट, सारा ऑर्डिनरी लाइट एक जगह असेंबल हो जाएगा। और व्हेन अ लाइट इज वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन, देन दैट लाइट इज नोन एज पीपीएल। इसका पूरा नाम हो जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये सब आपको याद होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब इस पीपीएल को अगर हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस या पोलारीमीटर से पास करवाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लेंगे, ठीक है, या हम लोग पोलारीमीटर से पास करवाते हैं, पोलारीमीटर से पास करवाते हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये पीपीएल एक बार जैसा था वैसा ही रह गया। ये पीपीएल जैसा था वैसा ही रह गया। अगर जैसा था वैसा ही रह गया मतलब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। अगर चेंजमेंट नहीं आया तो हम लोग इसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये आपको पता है। और जब चेंजमेंट आता है तब बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और चेंजमेंट कैसे आएगा? तो एक बार मेरा लाइट इधर क्लॉकवाइज घूमेगा और एक बार मेरा लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। घूमा दोनों में, चेंज हुआ दोनों में, इसका मतलब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हुआ और इसमें चेंज नहीं हुआ, इसलिए बोलेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। तो जब लाइट मेरा क्लॉकवाइज घूमा तो ये मेरा दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों मेरा क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। और एक बार जब क्लॉकवाइज घूमा उसको बोले हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमा उसको हम लोग बोले लेवो रोटेटरी। क्लियर? अब डेक्स्ट्रोरोटेटरी का जब मेरा पीपीएल के थ्रू जब पास करवाएंगे हम लोग, पीपीएल जब मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब हम बोलेंगे लेवो। और जब मेरा पीपीएल में कोई चेंजमेंट नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का एक सिंपल एग्जांपल। जैसे अगर हम बात करें तो ये मेरा हो गया ऑर्डिनरी लाइट। ये मेरा क्या हो गया? ऑर्डिनरी लाइट। जब ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म जो कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तो पीपीएल बना। पीपीएल को ऑर्गेनिक सब्सटेंस या पोलारीमीटर से पास करवाएंगे तो एक बार जैसा था वैसा ही रह गया, मतलब इसमें चेंजमेंट नहीं आया। चेंजमेंट नहीं आया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और चेंज हुआ तो दो बार चेंज हुआ, एक बार क्लॉकवाइज की तरफ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। तो क्लॉकवाइज हुआ तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो लेवोरोटेटरी। तो कब मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, कैसे हम लोग पहचानेंगे? चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव का एग्जांपल लें, ऑप्टिकली इनएक्टिव का एग्जांपल लें, वहां पे और भी हम लोग कुछ टर्म जानते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत यूजफुल होगा। तो हम लोग जैसे जानते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव की। तो पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी कहने का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ। ऑप्टिकल एक्टिविटी कहने का मतलब दोनों, या तो चेंज होगा या तो चेंज नहीं होगा। तो लाइट क्या एक्टिविटी दिखाता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसमें दोनों आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी आएगा। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव भी आएगा और इसी में ऑप्टिकली इनएक्टिव भी आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी आएगा। क्लियर? अब आप एक चीज देखना, ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कब बोलेंगे? जब कभी भी कोई भी किसी को, जैसे हम लोग ए ले लेते हैं, अब इस ए का मिरर इमेज लेंगे, मिरर इमेज लेंगे तो ये ए ही बनेगा। तो क्या इसमें चेंजमेंट आया? आप बोलोगे सर चेंजमेंट नहीं आया, तो हम लोग इसको बना देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव का केस और इसको बना देंगे ऑप्टिकली एक्टिव का केस। जैसे हम लोग एक्स ले लेते हैं, एक्स का मिरर इमेज देखेंगे एक्स ही दिखेगा। क्लियर? ओ ले लेते हैं, ओ का मिरर इमेज देखेंगे ओ ही दिखेगा। तो ऐसा सारा जो मिरर इमेज पे वही दिखे हम लोग उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जब हम लोग ले लेंगे, मान लो पी लेते हैं, पी का मिरर इमेज क्या दिखेगा? क्यू दिखेगा।
ठीक है। हम लोग कोई भी और भी ग्रुप लेंगे तो वो मेरा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग एस लेते हैं तो एस क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये भी मेरा चेंज हो गया। तो जब कभी भी हम लोग देखेंगे चेंज हो गया अगर मिरर के अमाउंट, तो हम लोग बोलेंगे कि वो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है। और जब हम लोग चेंज नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। अब ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव के पास एक टर्म आता है सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल। एक टर्म होता है सुपर इम्पोजेबल और एक होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब ये क्या होता है समझिएगा। सुपर इम्पोजेबल कहने का मतलब जो मेरा मिरर से पहले जो कंपाउंड था और जो मिरर के बाद आया उसको एक दूसरे में बैठाओ, क्या वो एक दूसरे में बैठ जाएगा? हम बोलेंगे यार पक्का बैठ जाएगा। अगर बैठ जाएगा तो हम बोलेंगे वो सुपर इम्पोजेबल होगा। और अगर यहाँ पी पे को इस क्यू पे बैठाओगे, क्या बैठ पाएगा? हम बोलेंगे नहीं, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। मतलब ये एक्स को इस एक्स पे सिमेट्रिकली बैठ जाएगा, ये ओ इस ओ पे सिमेट्रिकली बैठ जाएगा, लेकिन ये पी इस क्यू पे सिमेट्रिकली नहीं बैठेगा, ये एस इस पे सिमेट्रिकली नहीं बैठ पाएगा। तो यहां बोलेंगे इस सारे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ये मेरा नॉन सुपर इम्पोजेबल हो रहा है, ये मेरा नॉन सुपर इम्पोजेबल हो रहा है, और ये मेरा सुपर इम्पोजेबल हो रहा है, ये मेरा सुपर इम्पोजेबल हो रहा है। क्लियर? तो हम लोग सिंपल देखें ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, जो मेरा मिरर के बाद भी वही ग्रुप रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं। इनएक्टिव कहने का मतलब कोई चेंजमेंट नहीं, एक्टिव कहने का मतलब चेंजमेंट। तो ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ, ये मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो सुपर इम्पोजेबल होगा और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी, सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल जान गए। अब हम लोग जानते हैं कायरल सेंटर के बारे में, कायरल कार्बन के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे कायरल मॉलिक्यूल की। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल की एक बात करेंगे, अकायरल मॉलिक्यूल की, अकायरल मॉलिक्यूल की। तो कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है और अकायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, तो समझिएगा। अकायरल मॉलिक्यूल कहने का मतलब होता है सिमेट्रिकल, अकायरल कहने का मतलब होता है सिमेट्रिकल, और कायरल कहने का मतलब होता है नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कायरल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि P था तो P का मिरर इमेज ये Q हो गया, तो ये मेरा क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो हम लोग का सिमेट्रिकल नहीं होगा, जिसको हम लोग 2 इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते हैं, वो मेरा क्या हो गया, कायरल मॉलिक्यूल। और अकायरल मॉलिक्यूल क्या होगा, तो ये A है, A का मिरर इमेज A ही होगा, ये सिमेट्रिकल है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे अकायरल मॉलिक्यूल, अकायरल मॉलिक्यूल। और ये हो गया मेरा क्या, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, कायरल और अकायरल के बारे में जाना, तो कायरल जो होगा वो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और अकायरल जो होगा वो मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होगा वो मेरा सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, ऑप्टिकली एक्टिव जो होगा वो मेरा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है और ये मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये मेरा सुपर इम्पोजेबल नहीं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और ये मेरा सुपर इम्पोजेबल है। क्लियर? तो ये सब हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानते हैं कायरल सेंटर के बारे में। क्या होता है कायरल सेंटर, तो समझिएगा। कायरल सेंटर के बारे में अगर हम जाने तो हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। हम लोग जानते हैं कि ऐसा कार्बन जिसका चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो, या ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसका चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल सेंटर में कायरल कार्बन तो होगा ही, साथ ही साथ वैसा सारा एटम जो sp3 होगा और उसका चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट होगा, उसको हम लोग बोल देंगे कायरल सेंटर। जैसे हम लोग बोले ये मेरा C है, यहाँ पर X, यहाँ पे Y, यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो हम लोग बोलेंगे X इज नॉट इक्वल टू Y, इज नॉट इक्वल टू A, इज नॉट इक्वल टू B। यहाँ चारों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हम लोग इस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। हाँ, ये कार्बन है तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कायरल कार्बन, लेकिन पहले ये कायरल सेंटर है, तब ये कायरल कार्बन हुआ।
ऐसा कोई भी एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जिसका चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट होगा, वो सारा कायरल सेंटर शो करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर n के पास एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं, एक z ले लेते हैं, एक a ले लेते हैं और इस n पे प्लस चार्ज कर देते हैं। अब बताओ इस n का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ या नहीं हुआ? और इस n के पास चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है? यहाँ भी लिख देंगे a इज नॉट इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z। अब जैसे ही ये चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट नहीं हुआ, डिफरेंट है और यहाँ पर ये sp3 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये कायरल सेंटर को शो करेगा। हाँ, अब ये कायरल सेंटर कायरल कार्बन नहीं होगा, रीजन है कि वैसा जो एटम है जिसका चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट है, वो एटम इस बार कार्बन नहीं है। लेकिन यार चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट तो है, इसलिए इसको कायरल सेंटर बोलेंगे, लेकिन कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे। हम लोग के दिमाग में जो ये बैठा हुआ है कि कायरल सेंटर मतलब सिर्फ कायरल कार्बन ही होता है, ऐसा नहीं होता है। वैसा कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जिसका चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो, वो सारा एटम कायरल सेंटर शो करेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर वो एटम कार्बन है तो उसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। क्लियर? तो कोई भी एटम और ग्रुप हम लोग का कायरल कार्बन हो जाएगा। कायरल एटम हो सकता है, कायरल सेंटर हो सकता है। तो हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं कायरल सेंटर पे। चलिए इस कंपाउंड में देखते हैं कायरल कार्बन कहाँ कहाँ है या कायरल सेंटर कहाँ कहाँ है। तो आप सिंपल देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कायरल अगर ग्रुप में मिल गया तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही हो जाएगा, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। हाँ, कायरल हुआ तो अनसिमेट्रिकल होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। याद करो मेजोमर वाला कंडीशन, अगर आपको याद होगा तो मेजोमर में कायरल कार्बन होने के बावजूद भी वो मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड था ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अब यहाँ देखो इस ये मेरा इनवर्ड वाला, ये मेरा आउटवर्ड वाला, अगर आपको वेज रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत याद होगा तो यहाँ कार्बन का चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये मेरा C स्टार हो जाएगा, यानी कि वन कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर बोल रहा है, कायरल कार्बन नहीं। ये कायरल कार्बन या कायरल सेंटर जो बोलो, यहाँ पर ये मेरा C स्टार होगा या नहीं होगा? इस कार्बन के पास एक NH2 एक CH3 और ये दोनों ग्रुप सेम हो गया, इसलिए हम लोग इसको C स्टार नहीं बोलेंगे, तो जीरो कायरल सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आप जाओ, ये कार्बन तो मेरा sp2 है, कोई बात नहीं। ये कार्बन के पास एक CH3 इधर भी और एक CH3 इधर भी, ये कार्बन मेरा C स्टार नहीं होगा, मतलब जीरो कायरल सेंटर। यहाँ आ जाओ, इसमें बहुत सारा होगा, तो sp2 कार्बन तो कोई नहीं होगा, तो ये इस रिंग में एक भी मेरा sp2, सारा sp2 ही है, तो इस रिंग में एक भी मेरा C स्टार नहीं मिलेगा, या कायरल सेंटर नहीं मिलेगा, या कायरल कार्बन नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ आते हैं इस कार्बन में। आप सिंपल देखो, अगर हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू चले तो हम लोग जैसे मान लो यहाँ पर एक CH3 लेते हैं और इस ग्रुप में बोलेंगे C स्टार है या नहीं है। तो जिस कार्बन के पास दो एटम ग्रुप, एक CH3 मिला और एक H मिला, तो यहाँ दो ग्रुप मिल गया जो डिफरेंट है। अगर दो और ग्रुप डिफरेंट मिल जाएगा तो हम लोग इसको C स्टार घोषित कर देंगे। चलो यार इधर चलते हैं, क्या मिला? CH2 मिला। इधर चलो, क्या मिला? CH2 मिला। दोनों सेम या डिफरेंट? आप बोलोगे सर सेम। क्या दोनों के सेम होने से C स्टार होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। क्या कंपाउंड खत्म हो गया? आप बोलोगे सर और है। हम बोलेंगे आगे बढ़ो। चलो यार इधर चले, क्या मिला? CH2 मिला। इधर चले, क्या मिला? CH2 मिला। फिर से सेम हो गया, मतलब फिर अभी भी C स्टार नहीं है। और आगे बढ़ो, कंपाउंड अभी खत्म नहीं हुआ है। इधर से भी यहाँ पहुंच गए CH2 पे, इधर से भी यहाँ पहुंच गए CH2 पे। अब दोनों तरफ से सेम एटम ग्रुप मिल रहा है, मतलब इस कार्बन का दो ही ग्रुप डिफरेंट है, बाकी दोनों तरफ से सेम एटम ग्रुप है। इस कारण से ये C स्टार नहीं होगा, यहाँ पर C स्टार विल बी जीरो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अगर यहीं पर एक Br हो जाता और एक Cl होता। अब यहाँ C स्टार है या नहीं है, पकड़िए। अब यहाँ इस कार्बन के पास एक ब्रोमीन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, दो एटम ग्रुप डिफरेंट मिल गया। इधर आगे बढ़ो, क्या मिला? CH2 मिला। इधर आगे बढ़ो, क्या मिला? CH2 मिला। इसका मतलब आगे हम लोग का दोनों सेम हो गया, मतलब अभी ये C स्टार नहीं हुआ है, लेकिन अपना कंपाउंड भी अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे बढ़िए, यहाँ पर आपको C के साथ एक H और एक Cl मिला और यहाँ पर CH2 मिला। बताओ यार दोनों सेम या डिफरेंट? हम बोलेंगे डिफरेंट। इसका मतलब जैसे यहाँ तो डिफरेंट था ही, आगे जाने के बाद इधर भी दो एटम ग्रुप डिफरेंट मिल गया, मतलब ये C स्टार हो गया। अब आप सुनना, अब देखो यहाँ पर इस कार्बन के पास भी एक H और एक Cl, इधर गए CH2, इधर गए मेरा CH2 मिला।
अब इसको तो सी स्टार घोषित कर दिए, इसको भी सी स्टार बोल सकते हैं। कब? जब यहाँ पर एक H और एक Cl है, दोनों डिफरेंट है। आगे बढ़ो, ऊपर भी CH2 मिला, नीचे भी CH2 मिला, खत्म नहीं हुआ है कंपाउंड। आगे बढ़ो, यहाँ CH यहाँ CH2, मतलब ये कार्बन भी सी स्टार शो कर दिया। तो इस साइकिल में टोटल सी स्टार कितना? आप बोलोगे सर तो अब यहाँ पे आ जाओ, इस रिंग में तो सी स्टार होगा ही नहीं। इस कार्बन के पास एक Cl है और एक H है, ये sp3 है। आगे बढ़ो, यहाँ पर जो ग्रुप है और यहाँ जो ग्रुप है, दोनों ग्रुप डिफरेंट या सेम? आप बोलोगे सर डिफरेंट। जैसे ही डिफरेंट, यहाँ सी स्टार घोषित कर दो। यहाँ इस कार्बन के पास दोनों का दोनों हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। आगे बढ़िए, इधर आप जाओगे तो C के साथ एक H और एक CH3, इधर जाओगे C के साथ एक H और एक Cl, ये दोनों डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। नीचे भी C के साथ एक H है और ये ग्रुप दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये मेरा C स्टार होगा। यहाँ आ जाओ, इस C के पास इधर जाएंगे CH2 मिला, इधर गए CHBr मिला, इधर गए कुछ और मिला, नीचे गए हाइड्रोजन मिला, मतलब ये भी मेरा C स्टार हो जाएगा। आगे बढ़ो, इस कार्बन के पास एक H है, एक Br है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इसका मतलब ये भी मेरा C स्टार हो जाएगा। आगे बढ़ो, इस कार्बन के पास एक H है, ये एक पूरा ग्रुप है, यहाँ पर भी डिफरेंट CHBr है, यहाँ पर CH2 है, इसका मतलब ये भी मेरा C स्टार हो जाएगा। आगे बढ़ो, इस कार्बन के पास दोनों का दोनों हाइड्रोजन, इसलिए ये मेरा सी स्टार नहीं होगा। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, एक CH3, दो डिफरेंट, इधर गए कुछ और है, इधर गए CH2 है, ये भी मेरा सी स्टार हो गया। इधर आ जाओ, इस कार्बन के पास एक CH3 है, एक C2H5 है, एक H है और एक ये पूरा ग्रुप है, मतलब ये भी मेरा C स्टार हो गया। तो टोटल कायरल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कायरल कार्बन 7 कायरल कार्बन आपका प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। ध्यान देना, कभी भी रिंग का सी स्टार पता करना हो तो हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। इस कार्बन के पास दो ग्रुप डिफरेंट है, उसको आप ओरिजिन मान लो और उसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलो, और तब तक चलो जब तक कंपाउंड खत्म ना हो जाए, या जब तक आपको दोनों ग्रुप दोनों तरफ डिफरेंट ना मिल जाए। जब तक डिफरेंट ना मिल जाएगा तब तक वो कार्बन कायरल नहीं होगा, और अगर कंपाउंड खत्म हो गया फिर भी मेरा डिफरेंट नहीं मिला तो वो सी स्टार नहीं होगा। और जैसे ही कंपाउंड खत्म होने लग जाए और हम लोग को डिफरेंट मिल गया, वो सी स्टार हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर टोटल कायरल कार्बन कितना? 7। आप आ जाओ, इस कार्बन को तो sp2 बोलेंगे, ये मेरा कायरल होगा नहीं। इस कार्बन के पास एक Cl है, एक मेरा CH3 है, एक मेरा H है और एक ये पूरा ग्रुप है, मतलब ये मेरा सी स्टार हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, इस कार्बन के पास एक CH3 ग्रुप है, इधर CH के साथ CH3 है, इधर CH2 है और एक मेरा हाइड्रोजन है, ये मेरा सी स्टार हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, इस कार्बन के पास भी एक H है, एक मेरा CH3 है। अब आ जाओ, इधर मेरा CH के साथ CH3, इधर CH2, ये भी मेरा सी स्टार है। इस कार्बन के पास एक CH3 है, एक H है, इधर गए CH2, इधर भी गए CH2, कंपाउंड खत्म नहीं हुआ है। आगे बढ़ो, इधर भी CH2 लेकिन इधर CH2 नहीं है, मतलब दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी सी स्टार हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कायरल कार्बन या टोटल कायरल सेंटर कितना? आप बोलोगे सर 3। इस कंपाउंड को देखते हुए इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपसे अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आप डायरेक्ट कायरल सेंटर बता सकते हो। ये जो दिमाग में बैठ गया था कायरल सेंटर मतलब कायरल कार्बन ही होता है, वैसा नहीं होता है। वो सारा एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और जिसके पास चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट है, वो कायरल सेंटर शो करेगा। हाँ, कायरल सेंटर होने का मतलब ये मतलब एकदम डेफिनेटली नहीं होगा कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। हाँ, ज्यादातर केस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ केस ऐसा भी होगा जब आपके पास कायरल कार्बन होगा लेकिन वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हम लोग तो जानते हैं कायरल कार्बन कहने का मतलब अनसिमेट्रिकल, लेकिन यहाँ पर कुछ केस ऐसा मिलेगा जब हम लोग मेजोमर पढ़ेंगे। मेजोमर वैसे आप पढ़ चुके हो कि मेजोमर में सी स्टार दो होने के बावजूद भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और भी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें फर्स्ट देखते हैं हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरा हम लोग देखते हैं एक्सिस ऑफ
सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इसीलिए हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग का इसी दोनों के बेसिस पे हम लोग का काम बन जाता है। जो भी कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसके पास ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि सिमेट्री आ गया मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब इनएक्टिव, लेकिन ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, कौन कंपाउंड सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, इसके कंडीशंस को कैसे देखेंगे? तो हम लोग एक एक करके जानते हैं। पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं और फिर बोलेंगे कौन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। जैसा कि अगर हम लोग बात करें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे अगर हम बात करें, तो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन में कि क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए उस कंपाउंड के पास ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना ही उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की, सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो ध्यान दीजिएगा वैसा सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे शो करेंगे, जैसे समझना, जैसे अगर हम बात करेंगे यहां पर ले लेते हैं एक ग्रुप है मेरा, मान लो कि CH3 और यहां पर ले लेते हैं CH3। तो हम बोलेंगे जिस कंपाउंड को भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करवाना है उस कंपाउंड के आप सेंटर पे जाओ, सेंटर पे गए और उसके अपोजिट में जाना दोनों तरफ। तो इसके अपोजिट में इधर भी जा रहे हैं, इसके अपोजिट में इधर भी जा रहे हैं, इसके अपोजिट में इधर भी जा रहे हैं, इसके अपोजिट में इधर भी जा रहे हैं। उसके अपोजिट में जहां जहां एटम होगा सारे जगह जाएंगे और दोनों अपोजिट में सेम एटम और ग्रुप होना चाहिए। जैसे इसको हम लोग सेंटर बोलेंगे, इसके अपोजिट में क्या मिला CH2, इसके अपोजिट में क्या मिला CH2, इसके अपोजिट में क्या मिला C के साथ एक H और एक CH3, इसके अपोजिट में क्या मिला C के साथ एक H और एक CH3, मतलब दोनों तरफ अपोजिट में सेम एटम और ग्रुप मिला। तो हम बोलेंगे ये मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा। क्लियर? अब जैसे मान लो अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 3 का रिंग ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं कुछ भी ग्रुप CH3। अब बोलेंगे ये मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा या नहीं करेगा। जैसे ही यहाँ पर हम बीच में सेंटर डालेंगे तो बताओ यार इसके अपोजिट में मेरा क्या मिला, कार्बन के साथ एक CH3 और यहाँ नीचे क्या मिला, तो कुछ नहीं। तो हम बोलेंगे कभी भी ऑड नंबर वाले कार्बन की रिंग में, ऑड नंबर ऑफ रिंग ऑफ कार्बन एटम कभी भी आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, क्योंकि 5 कार्बन का ले लो, जैसे ही 5 लोगे यहाँ कार्बन है, बीच से सेंटर खींचोगे ऊपर कार्बन लेकिन नीचे कुछ नहीं, इसलिए यहाँ भी सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं 4 कार्बन ले लेंगे, यहाँ पे क्लोरीन कर दे, यहाँ पे ब्रोमीन कर दे, बताओ ये सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा या नहीं करेगा। बीच में सेंटर लो, अपोजिट वही ग्रुप, अपोजिट वही ग्रुप, इसके अपोजिट में C के साथ Cl, इसके अपोजिट में C के साथ Br, दोनों अपोजिट में सेम नहीं है, हर जगह सेम होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, इसलिए यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। वही अगर ले लेंगे 4 कार्बन का रिंग, ऊपर भी Br, नीचे भी Br, यहाँ पर Cl, यहाँ भी Cl, चलो यार बीच में सेंटर डालो, ऊपर गए Br, नीचे गए Br, इधर गए Cl, इसके अपोजिट गए Cl, मतलब हर जगह के अपोजिट सेम एटम और ग्रुप मिल रहा है, यहाँ बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा। तो कोई भी कंपाउंड सेंटर ऑफ सिमेट्री तभी शो करेगा जब उसके सेंटर से जस्ट दोनों तरफ अपोजिट की जो डायगोनली डायरेक्शन में और जाओ, दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद सेम एटम और ग्रुप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सारे जगह अगर मिल रहा है तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री COS शो करेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, और यहाँ से कंक्लूजन निकला कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन के रिंग में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ कार्बन के अपोजिट में कभी भी वही एटम और ग्रुप मिल ही नहीं सकता है। तो हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें। अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बड़ा आसान है, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो या इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जिससे 2 इक्वल हाफ में अगर कंपाउंड बट जाएगा, एंड इमेजिनरी लाइन ऐसा एक हम लोग डिवाइड करेंगे जिसको 2 इक्वल हाफ में बांटेंगे, तो वो 2 इक्वल हाफ में बट जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जो नहीं बट पाएगा उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं कर रहा है।
तो बताओ अगर हम लोग इसी को प्लेन एक ले लेते हैं, एक हम इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो ये 2 इक्वल हाफ में बटेगा या नहीं बटेगा? आप बोलोगे सर ये CS3, अब जैसे ये प्लेन ले लिए तो ये CS3 और ये CS3 उस प्लेन पे आ गया, मतलब ये ग्रुप अब दिखेगा ही नहीं, तो इधर जो ग्रुप है वही ग्रुप इधर है, तो हम बोलेंगे ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। आप आ जाओ तो आप बोलोगे सर यहाँ अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ जो CL है वहां CL नहीं है, तो 2 इक्वल हाफ में नहीं बटेगा। तो यार हम ये कसम थोड़ी खाए हैं कि हमेशा वर्टिकल लाइन पे ही मेरा इमेजिनरी लाइन होगा। हम लोग का अगर इमेजिनरी लाइन ऐसा हो जाए तो, अगर हम लोग का इमेजिनरी लाइन ऐसा हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम लोग बोलेंगे ये मेरा 2 इक्वल हाफ में बटा। जैसे ही 2 इक्वल हाफ में बटा तो हम लोग बोलेंगे ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, क्योंकि इधर भी CL है। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि ये मेरा 2 इक्वल हाफ में बटेगा या नहीं बटेगा, तो हम बोलेंगे यार ये भी मेरा 2 इक्वल हाफ में बट जाएगा। आपको यार ग्रुप के अमोंग इमेजिनरी लाइन खींचना है कि कहाँ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करे, क्योंकि आप इसके लिए स्वतंत्र हो कि इमेजिनरी लाइन ऐसा नहीं कि आप वो कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, क्लियर। लेकिन आप उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ढूंढो, तो यहाँ पर अगर आप ढूंढोगे तो आपको इधर जो ग्रुप मिल रहा है वही ग्रुप इधर भी मिलेगा, तो हम बोलेंगे यार ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। यहाँ आ जाइए, अगर हम इससे खींचते हैं तो इधर BR, इधर कुछ नहीं, इधर से खींचते हैं इधर CL, इधर BR। हाँ अगर यहाँ CL होता यहाँ भी CL होता शो कर जाता, यहाँ BR होता यहाँ भी BR होता शो कर जाता, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो भी शो नहीं करता, तो हम बोलेंगे ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। अरे यार अगर तुम बीच से इसको डिवाइड भी करते हो तो इधर मेरा CL ग्रुप है, इधर मेरा ब्रोमीन ग्रुप है, दोनों एटम और ग्रुप ही डिफरेंट मिल रहा है, तो सिमेट्रिकल कहां से, और सिमेट्रिकल नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से, इसीलिए ये लाइन खींचना मेरा गलत हो जाएगा। इस पे आ जाओ, इसको हम लोग यहीं पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये मेरा प्लेन हो गया, प्लेन हो गया तो इधर जो ग्रुप मिल रहा है वही ग्रुप इधर भी मिल रहा है, तो ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी लाइन आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहां ड्रॉ करना है जिससे दोनों कंपाउंड 2 इक्वल हाफ में बट जाए। अगर बट जा रहा है तो हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, और अगर नहीं बट पा रहा है तो हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उस कंपाउंड के पास ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, तब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तो यार ऑप्टिकली इनएक्टिव शो कर जाता है C स्टार होने पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि कायरल कार्बन होना कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। अरे यार कुछ कंपाउंड आगे मिलेगा कि कायरल कार्बन 2 है और वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अभी हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री और इसके बेसिस पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। चलिए कुछ और कंडीशन देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग के पास 6 एटम का 6 कार्बन का रिंग है और यहाँ पर ऊपर आप सबसे पहले ये समझो ये मेरा क्या होता है तो इनवार्ड, और ये मेरा क्या होता है तो आप बोलोगे सर आउटवार्ड। ये मेरा क्या होगा आउटवार्ड, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, मतलब जस्ट अपोजिट यानी जस्ट 180 डिग्री पे। तो आप बताओ कि अगर यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर ऐसे CH3 है, ठीक है, इसका मतलब ये जो हुआ वो इनवार्ड CH3 है और ये जो CH3 है ये आउटवार्ड CH3 है। तो आप बताओ हम बोलेंगे ये मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा या नहीं शो करेगा। तो आप ध्यान देना कि अगर हम लोग इसको सेंटर लेते हैं तो इसके अपोजिट में यहाँ पर CH2 मिल रहा है, इसके अपोजिट में भी ये मेरा CH2 मिल रहा है, इसके अपोजिट में ये मेरा CH2 मिल रहा है, इसके अपोजिट में ये मेरा CH2 मिल रहा है। अब इसके अपोजिट में डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब ये मेरा इनवार्ड है और ये मेरा आउटवार्ड है, अपोजिट होना चाहिए। अरे यार अपोजिट होने के लिए अगर मान लो हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ से जाएंगे तो ये मेरा इनवार्ड, ये अगर ऊपर तो यहाँ पर नीचे, तो मेरा क्या हुआ जस्ट अपोजिट। अगर हम लोग ये ले लेते हैं लाइन, इस लाइन पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे ऊपर और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे अंदर, तो ये हुआ मेरा इनवार्ड और ये मेरा हुआ आउटवार्ड। आउटवार्ड
इनवर्ड के अपोजिट हुआ, और अगर अपोजिट हुआ तो हम लोग बोलेंगे ये मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा। अब बताओ अगर ये भी आउटवर्ड होता और इधर भी आउटवर्ड होता तो अपोजिट कहां मिलेगा यार, ये भी ऊपर ही जाएगा और ये भी ऊपर ही जाएगा, तो आगे तो कहीं इनफाइनाइट पे मिलेगा नहीं। लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है और इधर नीचे जा रहा है तो हम बोलेंगे ये मेरा अपोजिट काम कर जाएगा। तो बताओ ये CH3 अगर अंदर और ये CH3 अगर मेरा बाहर, तो मेरा दोनों अपोजिट में मिलेगा, तो हम बोलेंगे यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा। लेकिन अगर यही ग्रुप ऐसा होता कि यहाँ पर अंदर ही CH3 और यहाँ भी अंदर ही CH3, हम बोलेंगे यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। या अगर कुछ ऐसा ग्रुप होता कि 6 कार्बन का रिंग यहाँ पर अंदर नहीं, यहाँ पे हो जाता बाहर CH3 और यहाँ पर भी आपका बाहर ही CH3, तो ये भी मेरा बाहर, ये भी मेरा बाहर, दोनों बाहर है, अपोजिट नहीं मिलेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करने के लिए अपोजिट में एक अंदर की तरफ जाना चाहिए, एक बाहर की तरफ जाना चाहिए, दोनों ग्रुप तो सेम मिलना ही है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा, ये दोनों मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, बस ये याद रखना वेज रिप्रेजेंटेशन में कि ये मेरा इनवर्ड पोजीशन होता है, ये मेरा आउटवर्ड पोजीशन होता है। डैश डैश लाइन को हम लोग इनवर्ड दिखाते हैं और सॉलिड को हम लोग आउटवर्ड दिखाते हैं। तो अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री पे यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी ऐसा ही कुछ होगा। जैसे अगर मान लो कि अगर हम लोग दिखाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री में, अगर आप देखोगे जैसे मान लो कि ये मेरा ग्रुप है, यहां पर ले लेते हैं एक CH3 और एक ले लेते हैं कुछ ऐसा CH3। अब बताओ इसको हम लोग 2 इक्वल हाफ में बांटना चाह रहे हैं, तो 2 इक्वल हाफ में तो यहीं से मिलेगा, क्योंकि इधर भी मेरा CH3 इधर भी मेरा CH3, लेकिन ये CH3 मेरा अंदर है और ये CH3 मेरा बाहर है। अब तुम ऐसे देखोगे क्योंकि इधर भी जो ग्रुप मिलना चाहिए उधर भी यही ग्रुप मिलना चाहिए, इस बार तो अंदर हो गया यार, इस बार हमको सेंटर से अपोजिट थोड़ी जाना था, इस बार तो हमको ये जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही ये हमको यहाँ दिखना है, लेकिन उस सेंटर वाले में अपोजिट जाना होता था, इसलिए इधर गए तो अंदर इधर गए तो बाहर। लेकिन यहाँ अंदर बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, दोनों तरफ बाहर होना चाहिए था या दोनों तरफ अंदर होना चाहिए था, तब मिरर इमेज लेंगे तो 2 इक्वल हाफ में बटेगा। यहाँ तो एक अंदर चला गया एक बाहर चला गया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। ये कब करता, जब मेरा पास दोनों CH3 या तो इनवर्ड होता या दोनों CH3 आउटवर्ड होता। सेंटर ऑफ सिमेट्री से उल्टा, सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक इनवर्ड तो एक आउटवर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों इनवर्ड या दोनों आउटवर्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आप ले रहे हो तो एक CH3 है तो इधर भी मेरा इनवर्ड ही CH3 होगा, तब इक्वल आप में बांटेंगे, ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर देगा। क्लियर? तो आपको जब कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक इनवर्ड तो अपोजिट में एक आउटवर्ड होना चाहिए, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री में दोनों तरफ या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड, तब मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। अब हम लोग इस पे खूब डेप्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा कौन प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, कौन सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा, कौन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखना जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं, जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं, वो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर अगर कार्बन के पास ये C स्टार है, ये भी मेरा C स्टार है, ये तो हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, रीजन है कि 3 कार्बन का रिंग है, 3 कार्बन के रिंग में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बीच से मिरर डालेंगे तो ये मेरा बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर जाएगा, क्योंकि इधर भी मेरा CH3 है इधर भी मेरा CH3 है, तो 2 इक्वल हाफ में इसको हम लोग बांट सकते हैं। इमेजिनरी लाइन यहीं से ड्रॉ कर देंगे तो ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर जाएगा, इसका मतलब हुआ कि ये कंपाउंड मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर जाएगा और ऑप्टिकली एक्टिव ये मेरा नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इस कंपाउंड में आ जाते हैं, ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा या नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग बीच से सेंटर खींचेंगे, 3 कार्बन का रिंग है, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं, क्योंकि बीच से लाइन ड्रॉ करो, इधर CH3 है इधर H है, ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। वैसा कंपाउंड जो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी शो नहीं करे, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी शो नहीं करे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखो अगर हम लोग यहाँ पर बीच में सेंटर लेते हैं तो इधर मेरा CH3 है, इधर कोई ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा।
सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में लाइन यहीं पे हमको इमेजिन ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी इमेजिनरी लाइन यहीं पे होगा। अब बताओ ये CH3 मेरा बाहर है, ये CH3 मेरा अंदर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए दोनों ग्रुप या तो बाहर या तो अंदर होना चाहिए, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी शो नहीं करेगा, यानी कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। आगे बढ़ो, इसको हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे। इधर मेरा Cl है, इधर मेरा कुछ नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों मेरा बाहर है और बीच से इमेजिनरी लाइन ये ड्रॉ करेंगे, दो इक्वल हाफ में बट जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, बीच से हम लोग यहाँ पर बीच में सेंटर ड्रॉ करते हैं। सेंटर ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा 5 का अंकरिंग है, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर CH3 मेरा अंदर है, ये CH3 मेरा बाहर है, कभी भी POS शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव शो कर जाएगा। यहाँ पर देखो ये मेरा CH3 दोनों बाहर है और यहाँ 2 इक्वल हाफ में बट जाएगा, ये वाला केस। तो हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, यानी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहाँ आ जाओ, ये मेरा बीच से फिर से एक बार ड्रॉ कर दो, यहाँ पर एक CH3 अंदर है और एक मेरा CH3 बाहर है, मतलब POS शो नहीं करेगा, COS भी शो नहीं करेगा और ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। नहीं आ रहा है? अरे यार सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे होगा बताओ तो? बीच से सेंटर ड्रॉ करोगे, इधर मेरा CH2 इधर तो मिल जाए, इधर CH3 इधर क्या है देख लो। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ POS भी नहीं, COS भी नहीं, तो OA तो होगा। यहाँ POS हो रहा है, COS नहीं हो रहा है, तो OA नहीं हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ हम लोग बीच से ड्रॉ करेंगे, बीच से ड्रॉ करेंगे तो इधर Cl मेरा बाहर, ये Cl मेरा अंदर, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी शो नहीं करेगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शो कर जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए अपोजिट में दोनों ग्रुप जो सेम है वो एक अंदर तो एक बाहर होना चाहिए, और प्लेन ऑफ सिमेट्री में शो करने के लिए आपको दोनों ग्रुप या तो बाहर या दोनों ग्रुप या तो अंदर होना चाहिए, या तो दोनों इनवर्ड या तो दोनों आउटवर्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों आपका आउटवर्ड है, POS शो कर गया, लेकिन एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड POS शो नहीं करेगा। आपको समझ में आ रहा है? एक मेरा आउटवर्ड एक मेरा इनवर्ड POS शो नहीं करेगा, लेकिन दोनों मेरा आउटवर्ड या दोनों मेरा इनवर्ड शो कर जाएगा। क्लियर? और भी 5-7 क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिएगा कौन कंपाउंड मेरा यहाँ पर POS शो करेगा, कौन मेरा COS शो करेगा और कौन मेरा ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। समझिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर बीच में सेंटर कीजिए तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, यहाँ आयोडीन यहाँ ब्रोमीन, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा या नहीं करेगा। आप देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो आप अगर इसके लाइन को अगर प्लेन में लेते हो, इसको आप इमेजिनरी लाइन लेते हो, तो ये आयोडीन मेरा और ये ब्रोमीन मेरा अलग अलग है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। अगर आप इसको एक लाइन लेते हो तो ये क्लोरीन मेरा ऊपर है और ये क्लोरीन मेरा नीचे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी शो नहीं करेगा। नहीं आ रहा है समझ में? यहाँ पर आप इसको बीच में एक लाइन खींचते हो तो ये मेरा ये दोनों तो छिप जाएगा इस लाइन में, इमेजिनरी लाइन के अंदर। तो इसी Cl और इस Cl को देखेंगे तो इस Cl को हम लोग बाहर देखेंगे और इस Cl को हम लोग अंदर देखेंगे, तो POS भी शो नहीं करेगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव शो कर जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये मेरा COS को पक्का नहीं करेगा। POS की बात करेंगे तो POS भी नहीं करेगा। रीजन है कि ये Cl मेरा बाहर और ये Cl मेरा अंदर। अगर हम लोग इसको लाइन में ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों तो नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इधर Br है और इधर कुछ नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे POS भी शो नहीं करेगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव शो कर जाएगा। इस पे आ जाओ, अगर हम लोग देखो ध्यान से तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो यही दोनों Cl काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज कर जा रहे हो क्या कि सर आप इधर क्यों लाइन ड्रॉ किए, इधर क्यों नहीं लाइन ड्रॉ किए। हम बोलेंगे यार कोई भी ऐसा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो जहां से 2 इक्वल हाफ में बट जाए, जहां नहीं बट रहा है वहां क्यों ड्रॉ करेंगे। अगर हम लोग इसको यहाँ बांटेंगे तो ये आयोडीन ये ब्रोमीन बटेगा ही नहीं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे करते तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन होता होप बन सकता था, लेकिन ये एक बाहर और ये एक अंदर, इसीलिए नहीं बन पाया। तो यहाँ देखोगे अगर आप इसको लाइन ड्रॉ करोगे तो एक आयोडीन एक ब्रोमीन बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये क्लोरीन भी बाहर ये क्लोरीन भी बाहर, तो हम बोलेंगे ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा।
आप बोलोगे सर ये तो आयोडीन ब्रोमीन अलग अलग है, हम बोलेंगे बाबू इसी पे ना लाइन खींच रहे हैं, यही ना मेरा इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये आयोडीन और ब्रोमीन तो मेरा नहीं दिखेगा, मतलब ये क्लोरीन भी बाहर ये क्लोरीन भी बाहर, दोनों मेरा सिमेट्रिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ अपोजिट में आयोडीन यहाँ अपोजिट में ब्रोमीन, तो COS शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव शो नहीं करेगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर दिया। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव शो तभी करेगा जब उस कंपाउंड के पास ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। तो ये क्लियर। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर किधर से आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे वो देखो, पहले तो बोलो सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा या नहीं करेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। अब ध्यान दो, क्योंकि यार इधर से सेंटर की तरफ खींचो, ब्रोमीन बाहर ब्रोमीन अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ क्लोरीन भी बाहर यहाँ क्लोरीन भी बाहर, दोनों अपोजिट में, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड होना चाहिए COS होने के लिए, तो CSO नहीं किया। POS में बता दो यार, POS में बताओगे तो किसको हम लोग लाइन ड्रॉ करें। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग लेते हैं, इसको अगर हम लोग इमेजिनरी लाइन लेते हैं तो ये दोनों ग्रुप तो सेम है, लेकिन एक अंदर और एक बाहर, इसके कारण POS नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको ले लेते हैं इमेजिनरी लाइन, अगर हम लोग इसको इमेजिनरी लाइन लेते हैं तो ये क्लोरीन भी मेरा बाहर ये क्लोरीन भी मेरा बाहर, टू इक्वल हाफ में बट भी जा रहा है, इसलिए बोलेंगे यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, और साथ ही साथ यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव शो नहीं करेगा। रीजन है यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर टू इक्वल हाफ में बांट सकते हो तो बांटो। पहले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगा या नहीं करेगा। हम बोलेंगे यार यहाँ ब्रोमीन बाहर ये ब्रोमीन अंदर, ये क्लोरीन बाहर ये क्लोरीन अंदर, सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल शो करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा, ये देखो। अगर हम लोग यहाँ पर प्लेन ये लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ब्रोमीन बाहर ये ब्रोमीन अंदर नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं ये क्लोरीन बाहर ये क्लोरीन अंदर नहीं होगा। अरे यार POS बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव शो नहीं करेगा। इस वाले पे आ जाओ, किधर से हम लोग सेंटर खींचे, बीच में हम लोग सेंटर ये ले ले। अब बताओ ये ब्रोमीन भी मेरा बाहर ये ब्रोमीन भी मेरा बाहर, सेंटर में जाएंगे तो दोनों अपोजिट होना चाहिए था, एक बाहर और एक अंदर, तो COS शो नहीं करेगा। अब POS की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग POS की बात करें, किधर से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, ये देखो। अगर हम लोग इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो हम लोग देखेंगे ये ब्रोमीन भी मेरा बाहर ये ब्रोमीन भी मेरा बाहर, मतलब POS शो कर जाएगा। आप बोलोगे सर इधर ही क्यों ड्रॉ किए, इधर क्यों नहीं किया। हम बोले मूर्ख कहीं का, इधर से हमको दिख रहा है इसलिए हम लोग इधर कर रहे हैं, जिधर से हमको दिख जाएगा उधर ही करेंगे। आप बोलोगे सर इधर 50 रुपया गिरा है, इधर 500 गिरा है, हम बोले 500 तरफ जाओ। अरे यार पैसा उठाओ, तो हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा वहीं ना जाओगे जी। आप बोलोगे नहीं सर हम तो इधर इस सब में कलयुगी में हम विश्वास नहीं रखते, हमको पैसा होता है कोई मतलब कोई मोह माया नहीं है, तो मूर्ख हो। यहाँ देखो, तो अगर हम बोलेंगे कि सबसे पहले यार कोई भी आदमी स्टेबल जो होता है वो पैसा से, हाँ ये बात अलग है कि यार किसी का गिरा हुआ है तो नहीं उठा लेंगे। अगर कोई नहीं है और पैसा गिरा हुआ है नहीं उठा रहे तो अंदर से तुमको हमेशा लगेगा यार 500 गिरा था नहीं उठाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है यार, पैसा का दिक्कत होगा, तो पैसा कहीं भी गिरा हो उठा लेना चाहिए। हाँ अगर किसी गरीब का या किसी का भी गिरते हुए देखो तो उसको उठा के दे दो, लेकिन अगर किसी का नहीं गिरा है तो कोई ना कोई उठा के मार ही लेगा। तो यार तुम क्यों ना उठाओ, तुमको भी कुछ फायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है तुम अंबानी के फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। तो यहाँ देखो हमको इधर जाने से फायदा हो रहा है क्योंकि हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, तो हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर गया। जैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर गया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्लियर। तो अब आपको मेरे हिसाब से सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑप्टिकली एक्टिविटी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी कुछ कंडीशंस कि ऑप्टिकली एक्टिव का एक क्वेश्चन होता है बाइफिनाइल वाले कंडीशन में, जहां से एक क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम लोग कॉन्फिगरेशन और फिर हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। देखिएगा एक और केस होता है बाइफिनाइल वाला केस, बाइफिनाइल वाला केस। यहां पर भी ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। कैसे होगा तो आप देखना कि अगर हम लोग बाइफिनाइल वाला कंडीशन लेते हैं, ये मेरा बाइफिनाइल वाला कंडीशन है, तो बाइफिनाइल के ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए। बाइफिनाइल के ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, वो बल्कि ग्रुप क्या क्या हो सकता है, तो COOH ग्रुप हो सकता है, SO3H ग्रुप हो सकता है, NO2 हो सकता है, R हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिविजुअल फिनाइल रिंग, इंडिविजुअल रिंग अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, इंडिविजुअल रिंग अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे देखो
अगर हम बोलेंगे यहां पर आपका NO2 है और यहां पर आपका NO2 है, यहां पर आपका COOH है और यहां पर आपका SO3H है, ठीक है। ऑर्थो पे, दोनों के ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप है, दोनों के ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप है, तो ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा कंडीशन, इंडिविजुअल रिंग अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ये रिंग, इसको बीच से डिवाइड करो, इधर COOH इधर SO3H अनसिमेट्रिकल है, लेकिन यहां से डिवाइड करोगे इधर भी NO2 इधर भी NO2, इंडिविजुअल रिंग अनसिमेट्रिकल नहीं है। इंडिविजुअल रिंग अनसिमेट्रिकल नहीं है, इसका मतलब ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव शो नहीं करेगा। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर ये वाला ग्रुप, अब बताओ यहां पर ले लेते हैं COOH, यहां पर ले लेते हैं NO2, यहां पर ले लेते हैं CH3, यहां पर ले लेते हैं Cl। अब बताओ यहां पर ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है? आप बोलोगे सर ऑर्थो वाले पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। हम बोलेंगे इंडिविजुअल रिंग सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? हम बोलेंगे यहां भी मेरा COOH NO2 अनसिमेट्रिकल, यहां भी CH3 Cl अनसिमेट्रिकल, तो यहां पर हो गया अनसिमेट्रिकल। तो हम बोलेंगे ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा या नहीं करेगा? हम बोलेंगे यार ये ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। तो बाइफिनाइल वाले केस में आप जब कभी भी बाइफिनाइल में ऑप्टिकली एक्टिव शो करवाना हो, उसके ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ दोनों इंडिविजुअल फिनाइल रिंग अनसिमेट्रिकल होगा, तब हम बोलेंगे वो बाइफिनाइल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा और देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव बाइफिनाइल के केस में हम लोग तब बोलेंगे जब दोनों मेरा फिनाइल के ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो और दोनों इंडिविजुअल फिनाइल रिंग अनसिमेट्रिकल होगा, तब हम बोलेंगे वो कंपाउंड जो बाइफिनाइल वाला है वो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल रिंग सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये तो अनसिमेट्रिकल है लेकिन ये सिमेट्रिकल हो गया। हाँ, ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन दोनों कंडीशन होना चाहिए, ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट भी होना चाहिए, इंडिविजुअल फिनाइल रिंग अनसिमेट्रिकल भी होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप तो प्रेजेंट है लेकिन अनसिमेट्रिकल इंडिविजुअल रिंग नहीं है, इस कारण से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पर ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप भी प्रेजेंट है, यहाँ इंडिविजुअल फिनाइल रिंग भी अनसिमेट्रिकल है, इस कारण से ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव शो कर गया। इस पे भी हम लोग 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग का पूछा हुआ है नीट में, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे हैं। अब देखो बाबू, अब जैसे RS कॉन्फिगरेशन बोलेंगे, आराम से देखे हैं यार, वेज रिप्रेजेंटेशन में भी देखे हैं कि इनवर्ट वाले पोजीशन पे लिस्ट प्रायोरिटी रहेगा, 1 से 3 जाओ, 2 होते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर इनवर्ट पे नहीं है तो हम लोग इनवर्ट पे ले आएंगे लिस्ट वाले को, और अगर ऑड टाइम में आएगा तो जो ग्रुप जो अगर कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका उल्टा, और अगर इवेंट टाइम में आएगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही रह जाएगा। RS कॉन्फ़िगरेशन हम लोग फीचर में भी देखे हुए हैं कि अगर वर्टिकल लाइन पे है तो 1 से 3, वर्टिकल लाइन पे अगर लिस्ट प्रायोरिटी वाला है तो 1 से 3 जाओ, 2 होते हुए क्लॉकवाइज तो और एंटी क्लॉकवाइज तो S, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है लिस्ट प्रायोरिटी वाला तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1 से 3, 2 होते हुए उसका उलट दो, क्लॉकवाइज R है तो S कर दो और एंटी क्लॉकवाइज S है तो R कर दो। वे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले में हो जाएगा। इसको भी आप एक बार कॉपी में देख लेना। इस पे हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। इस कंपाउंड में देखिएगा कौन मेरा बाइफिनाइल वाले में ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन नहीं होगा। ऑर्थो पे मेरा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। क्या मेरा इंडिविजुअल रिंग अनसिमेट्रिकल है? तो इंडिविजुअल रिंग मेरा ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी मेरा अनसिमेट्रिकल है, मतलब इंडिविजुअल अनसिमेट्रिकल है, तो बोलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव शो कर जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। सेकंड वाले में आ जाओ, यहाँ पे मेरा दोनों पे ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट कंडीशन शो कर गया। सेकंड कंडीशन, इंडिविजुअल रिंग अनसिमेट्रिकल है, हम बोलेंगे ये तो सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये वाला रिंग सिमेट्रिकल हो गया, दूसरा कंडीशन शो नहीं किया, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इस वाले में आ जाओ, यहाँ पे मेरा ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप तो प्रेजेंट है लेकिन ये मेरा इंडिविजुअल रिंग सिमेट्रिकल हो गया, इसीलिए ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव शो नहीं करेगा। इस वाले में आ जाओ, ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ये मेरा अनसिमेट्रिकल दोनों रिंग भी है, ऑप्टिकली एक्टिव शो कर जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। नीचे वाले में आ जाओ, ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है, अनसिमेट्रिकल तो है लेकिन ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव शो नहीं करेगा। तो 2 कंडीशन, ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप के साथ साथ इंडिविजुअल फिनाइल रिंग मेरा अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, तब बोलेंगे वो मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा।
क्लियर। अब देखो, अब आप रिप्रेजेंटेशन में देखोगे तो एक फिशर रिप्रेजेंटेशन, एक वेज रिप्रेजेंटेशन, एक साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन आप कर लेते हैं। आपको नॉमेनक्लेचर में देखेंगे तो हम लोग डीएल नॉमेनक्लेचर, आरएस नॉमेनक्लेचर ये हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में देखे हुए हैं। डीएल में पेनल्टीमेट कार्बन या लास्ट कायरल कार्बन पे ओएच लास्ट राइट साइड तो हम लोग बोलेंगे डी, और अगर लेफ्ट साइड तो हम लोग बोलेंगे एल। फिर हम लोग देखे थे आरएस कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग देखे थे अगर फिशर रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं बाबू, तो अगर वर्टिकल लाइन पे मेरा लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है तो हम लोग 1 से 3 जाएंगे, 2 होते हुए क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। अब वर्टिकल में चाहे टॉप पे हो चाहे बॉटम पे हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 3 से 1 जाएंगे, 2 होते हुए क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। या हम बताए हुए थे अगर 1 से 3 जाना है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको उलट दो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। वेज रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो पहले तो आप इंडिविजुअल का प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल लो। अगर आपका इनवर्ड वाले पे लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है तो कुछ नहीं करना है, लॉटरी लगा है, 1 से 3 जाएंगे, 2 होते हुए क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। अगर इनवर्ड वाले पे नहीं है, कहीं और मेरा लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है तो वहां से इनवर्ड ले जाने में कितना ग्रुप हम लोग कितना पोजीशन मूव कर रहे हैं, ऑड टाइम मूव कर रहे हैं या इवन टाइम मूव कर रहे हैं, उसको इनवर्ड पे लाएंगे। और अगर ऑड टाइम मूव करेंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका उल्टा कर दो, और अगर इवन टाइम लाएंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वही कर देंगे। 1 से 3 जाते कल जाएंगे क्लॉकवाइज होते हुए आर, 1 से 3 2 होते हुए क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस अगर इवन टाइम होगा तो। और अगर ऑड टाइम होगा तो 1 से 3 जाएंगे, 2 होते हुए क्लॉकवाइज तो आर नहीं, उल्टा कर दो एस, और अगर एस आएगा तो आर कर दो। ये कब होगा? जब ऑड टाइम हमको लाना होगा। और वही अगर मेरा लिस्ट प्रायोरिटी वाला अगर मेरा इनवर्ड वाले पोजीशन पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 से 3 जाओ, 2 होते हुए क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन देख लेंगे, और फिर हम लोग कुछ कंडीशंस और भी देखेंगे। जो आपका टॉटोमेरिज्म का कुछ कॉन्सेप्ट है वो देख लेंगे। अगले लेक्चर में 15 से 20 मिनट में हम आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे। जितना भी आपका प्रॉब्लम हुआ है वो हम लोग सारा डॉट सेशन कर लेंगे कल के ही लेक्चर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो टॉटोमेरिज्म का कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको थोड़ा दिक्कत कर रहा है, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन जो कि फाइनली आपको आता ही है, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। जो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल निकला, ऑप्टिकल निकला, अब स्टीरियो कैसे निकलेगा, तो वो क्वेश्चन कर लेंगे। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली आज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये जो कुछ कंडीशन था जो हम लोग के लिए नया था वो आपका आज क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी बचा हुआ आपका थ्योरी है वो हम आपको डिस्कस कर देंगे, और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे क्वेश्चन में जो भी डाउट हुआ है उसको, और हम लोग 1-2 और डीपीपी डाल देंगे जो आप आराम से बनाना। कल हम नहीं डाल पाए, आज हम डाल देते हैं। ठीक है, ओके।